मेरा नाम सरताज आलम है। खबर 7 नाम से मेरा पाक्षिक समाचार पत्र है और फेसबुक लाइव पर हम दिन भर में इस पूरे मामले को घंटों की घंटों लगातार इसको कवर कर रहे हैं। जितना जान पाए इस पूरे मामले को, रेलवे कभी भी अपने दावे को लेकर कोर्ट नहीं गई। जब भी मामला आया जनहित याचिका में आया। तो जनहित याचिका में जब मामला आता है तो ये अपना एक भूमि प्लान हाईकोर्ट में लगाते हैं, क्योंकि 1894 का भूमि अधिग्रहण कानून कहता है कि अगर सरकार के पास कोई जमीन है, सरकार के विभाग के पास अगर कोई जमीन है तो उसके पास गजट नोटिफिकेशन होना जरूरी है। रेलवे के पास अपने रेलवे स्टेशन के जो 32 एकड़ लगभग उसके पास जमीन है, उस नोटिफिकेशन के अलावा उसके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है। सन 2013 में एक जनहित याचिका जाती है। गोला पुल, जो गोला नदी है उस पर पुल बना हुआ था, उसको लेकर एक जनहित याचिका जाती है और उस जनहित याचिका में जाने के बाद कोर्ट कमीशन कराता है कि जाके देखिए वहाँ खनन कैसे हुआ, अवैध खनन कैसे हुआ। वकीलों का एक कमीशन आता है, वकीलों का कमीशन यहाँ पर आकर निरीक्षण करता है और वो जो रिपोर्ट वहाँ पर देता है वो ये कि जो ये खनन करने वाले हैं ये आसपास लोग रहते हैं और ये रेलवे की भूमि पर बसे हुए लोग। हाईकोर्ट रेलवे को एक नोटिस करके बुलाता है कि क्या ये आपकी जमीन है? रेलवे कहता है हाँ साहब हमारी जमीन है। तो रेलवे वहाँ पर ना तो कोई नोटिफिकेशन लगाता है, ना ही अपने पूर्ण दस्तावेज लगाता है। एक भूमि प्लान उनके पास है, उनका एक नक्शा है, वो वहाँ पर लगाता है और वहां पर कोर्ट खड़े होकर के कहता है कि 10 एकड़ जमीन पर हमारा अतिक्रमण हमने ले लिया है। 29 रेलवे कहता है, रेलवे कहता है कि 10 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण था, वो हमने अपनी जमीन ले ली है। 29 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण है, वो हमारा खाली करा दीजिए। हाई कोर्ट 10 हफ्ते में 9 नवंबर 2016 को एक ऑर्डर होता है कि 10 हफ्ते में जमीन को खाली की जाए। अब यहाँ उस समय कांग्रेस की सरकार थी, रावत मुख्यमंत्री थे। यस, उत्तराखंड सरकार इस पूरे मामले को पुनर्विचार याचिका हाईकोर्ट में दाखिल करती है और वहां खड़े होकर के कहती है कि ये जमीन नजूल की जमीन है। और वहीं पर ये पहली बार सवाल आता है कि रेलवे का और राज्य सरकार का कभी भी डिमार्केशन नहीं हुआ और इस पूरे मामले को राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाती है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि पीपी एक्ट में इन सभी लोगों को, जो प्रभावित लोग हैं, इनको सुना जाए। हाईकोर्ट रेलवे को ऑर्डर कर देता है। अब यहाँ पर खेल दूसरा शुरू होता है। हाईकोर्ट ने ऑर्डर 29 एकड़ जमीन की बात आई थी, 78 एकड़ में खंबे कैसे लगे? ये रेलवे और प्रशासन का मामला है। हाईकोर्ट का ऑर्डर कहीं नहीं था कि 78 एकड़ में खंबे लगने चाहिए। खंबे लगने मतलब खंबे जो डिमार्क किया था, रेलवे ने अपनी जमीन पर जो दावा किया कि यहाँ तक हमारी जमीन है, हम ले लेंगे। अब चूंकि जो जैसे इस समय हालात हैं, सन 2016 में भी कुछ इसी तरह के हालात थे, लेकिन राज्य सरकार उस समय सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट से वहां से स्टे हुआ। स्टे में पीपी एक्ट में सुनने के लिए बातचीत आई। रेलवे को हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इन सभी मामलों को सुना जाए। 4365 मामले बरेली इज्जत नगर में सुनवाई पर आते हैं। लेकिन यहीं पर मैं आपको बता रहा हूं कि 29 एकड़ की बात 78 एकड़ रेलवे और प्रशासन ने किया। क्यों डिमार्क किया गया 78 एकड़ को और क्यों लोगों को नोटिस दिया गया? उस समय तो कोई नहीं समझा पा रहा है। मैं वहीं आ रहा हूं, 78 एकड़ में कैसे कन्वर्ट? मैं वहीं, और मैं आपको बता दूं, ना तो 29 एकड़ का इनके पास कोई भी गजट नोटिफिकेशन है और ना ही इनके पास 78 एकड़ का कोई गजट नोटिफिकेशन है। उस समय के तत्कालीन जिलाधिकारी दीपक रावत, उन्होंने जब रेलवे के साथ बैठकर एक इंस्पेक्शन की बात की कि हम देखते हैं यहाँ के दस्तावेजों को लेकर हम चलते हैं सड़क पर, तो दीपक रावत ने इस बात को उठाया था कि आपका अपना गजट लेकर आइए। रेलवे गजट देने की जगह इस बात को हाईकोर्ट में चली जाती है और हाईकोर्ट में जाकर के कहती है कि साहब हमसे गजट मांगा जा रहा है। तो कोर्ट ने जिलाधिकारी को डांट लगाई और कहा कि आपसे कोर्ट का आदेश का अध्ययन करने के लिए नहीं कहा है, उसको मानने के लिए कहा। तो ये सब चीजें यहाँ पर चलती हैं। तो कोर्ट का ऑर्डर जब होता है तो फिर अधिकारियों का एक फर्ज बन जाता है, फिर उसके हिसाब से वो लागू करते हैं। अब यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर लगे जो बसे हुए लोग हैं, वो आजादी से पहले यानी कि फ्रीडम फाइटर इस 78 एकड़ में रहते हैं। 1910 के आसपास से टाउन एरिया में लीज यहाँ पर है, कस्टोडियन शत्रु संपत्ति यहाँ पर है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है और रेलवे से चिराग अली सबाबा का एक मैदान है यहाँ पर, यहाँ से करीब 2 किलोमीटर ऊपर एक मैदान है, उसको ब्रिटिश टाइम में उनको दान भी किया गया। तो ये सारी चीजें लोगों के पक्ष में है। लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था, मैं आपको वहीं आता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था पीपी एक्ट में सुना जाए, तो रेलवे अदालत बरेली में ये मामले सुनवाई पर आ गए। 4356 मामलों को सुना गया, 7 मामले उसमें से छूट गए थे क्योंकि वो लोग हाईकोर्ट चले गए थे इसके खिलाफ दोबारा। इस पूरे मामले में रेलवे ने एक्स पार्टी सारे ही अपनी सुनवाई पर सारे ही मामलों को एक्स पार्टी कर दिया, क्योंकि ना तो वहां बहस हुई, ना जिरे हुई, ना दस्तावेज रखने का नंबर आया। उसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, लोग धीरे धीरे जिला अदालत जाने लगे, क्योंकि एक जगह से आप मुकदमा हारते हैं तो जिला अदालत जाते हैं। 1175 मामले जिला अदालत में दर्ज हो गए। अब 1175 मामले लोग जिला अदालत में खड़े ही थे कि इस बीच रेलवे डीआरएम ने एक लेटर डीएम को लिखा कि हमारे यहाँ से केस एक्सपायरी हो गए हैं, हमें जमीन खाली कराई जाए। 2 बार उन्होंने लेटर लिखा। उस लेटर को लेकर जो याचिका करता है रविशंकर जोशी, वो एक बार फिर हाईकोर्ट जाते हैं उस एक लेटर को लेकर, और इस बीच हाईकोर्ट में फिर जनहित याचिका एंटरटेन कर ली जाती है। अब 2 सवाल आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर सुनवाई जारी है और एक बार हाईकोर्ट में फिर सुनवाई शुरू हो गई है। अब हाईकोर्ट में अब जो सुनवाई शुरू हुई है वो 78 एकड़ पर।
क्योंकि वो 4365 जो मकान आ रहे हैं वो 29 एकड़ में नहीं थे, लेकिन ये सन 2016 में हुआ। अब धीरे धीरे यहाँ पर जाने लगे और हाई कोर्ट में ये सुनवाई शुरू होने लगी। 11 इंटरव्यू वहां जाते हैं और जो पक्ष यहाँ आपके सामने यहाँ सारे ही लोग रख रहे हैं, इससे भी कहीं ज्यादा, क्योंकि कानूनी पेचीदगियों के मामले थे, इससे भी कहीं ज्यादा एडवोकेट्स ने हाई कोर्ट में इन सब पक्ष को रखा। और जब दो अदालतों में मामले चल रहे थे और कई चीजें इलीगल दिखाई दे रही थी, इस शिकायत को यहाँ के लोग एसएलपी एक सुप्रीम कोर्ट लेकर जाते हैं अब से 2.5 महीना पहले कि दो अदालतों में मामले चल रहे हैं और उनकी सुनवाई हाईकोर्ट में नहीं हो पा रही। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का ऑर्डर किया कि इस पक्ष को भी सुना जाए जो ये हमें सुनाना चाहते हैं। लेकिन वहां से जिस दिन यहाँ से ऑर्डर हाईकोर्ट में दर्ज किया गया, उसी दिन फैसला रिजर्व हो गया और उन लोगों को सुनवाई का मौका फिर दोबारा नहीं मिला। इस 2 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर कह दिया गया कि फैसला रिजर्व हो गया है, तो लोगों को यह लग रहा था कि फैसला अब आने ही वाला है कुछ दिन। इस बीच फैसला आ जाता है और अभी 20 दिसंबर 2022 को ये फैसला आता है और लोग धीरे धीरे फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं। कल हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में ही कवर किया था, तो यहाँ करीब 5 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही हैं और रास्ते में भी हैं, क्योंकि वो डिफेक्ट में डल जाती हैं, रजिस्ट्री उनकी होती है। इसमें मैं आपको बता दूं, जो जमीन का वाला मामला है, जितने भी याचिकाएं हैं वो हैं हल्द्वानी में लोगों के और नजूल के दस्तावेजों को लेकर। एक याचिका यहाँ पर अब्दुल मलिक साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट लेकर जा रहे हैं, उनकी याचिका बिल्कुल अलग है। उनकी याचिका यह है कि ये जमीन रेलवे की ही नहीं है, क्योंकि 1894 भूमि अधिग्रहण कानून के मुताबिक उनके पास नोटिफिकेशन होना जरूरी है, और उनके पास जो नोटिफिकेशन है वो सिर्फ जो रेलवे स्टेशन बना हुआ है सिर्फ उनका नोटिफिकेशन है, बाकी इनके पास नोटिफिकेशन ही नहीं है। तो ये मामला आता है कि सन 2016 में 29 एकड़ से 78 एकड़ पर डिमार्क कर दिया गया और उसके बाद सुनवाई शुरू हो गई। अब लोग तो धीरे धीरे इज्जतनगर रेलवे यूं जा रहे थे कि भाई नोटिस आया है, जो कागज आया है तो उसकी हम भरपाई करेंगे, अपनी बात करेंगे। वहां से लोग हारे, जिला अदालत खड़े हैं। इस बीच फिर एक बात, यहाँ के लोगों का स्पष्ट कहना है कि ये उनको पुनर्वास नहीं चाहिए। वो 100 साल से यहाँ पर बसे हैं। पुनर्वास तो तब होगा कि जब यहाँ की ये अवैध कॉलोनी हो। यहाँ से ये 3 किलोमीटर तक की बस्ती बिल्कुल वैध है। जी, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर नजूल की एक पॉलिसी है, जो 90 साल के पट्टे थे, तो जब 90 साल के पट्टे धीरे धीरे वो रिन्यूअल नहीं हुए और धीरे धीरे वो फिर जमीन लोगों की हो गई, तो उसके अंदर सरकार ने एक पॉलिसी निकाली थी कि जो यहाँ पर वैध कब्जेदार हैं और जो यहाँ पर अवैध कब्जेदार हैं, ये स्पष्ट सरकार ने कर दिया था कि वैध कब्जेदार फ्री होल्ड करा सकते हैं, उनके पैसे कम जमा होंगे, जो अवैध कब्जेदार हैं उनके पैसे ज्यादा जमा होंगे। तो ये सरकार ने स्पष्ट कर दिया। वैध और अवैध कब्जेदार का डेफिनेशन कैसे तय किया? सर, उसके अंदर ये था कि जिन लोगों को यहाँ पर पट्टे दिए गए थे वो वैध कब्जेदार थे, और उस समय जिन लोगों को पट्टे नहीं दिए जा सके वो अवैध कब्जेदार थे। तो जैसे यहाँ अगर 4365 घर हैं, उसमें कितने हैं जिनके पास पट्टे हैं, जो आपके हिसाब से वैध कब्जेदार? तकरीबन 2000 यहाँ पर ऐसे लोग हैं जिनके पास पट्टे हैं, और 1910 के आसपास से इस पूरे ही इलाके में यहाँ पर पट्टे यहाँ पर प्रोवाइड किए गए थे उस समय टाउन एरिया में। तो यहाँ पर नजूल का पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ही नियम है, या तो वहां पर पट्टे दिए जाएंगे या लोग अवैध तरीके से बस जाएंगे। उनको धीरे धीरे प्रोसेस में लाकर उनको पट्टे दे दिए जाते हैं। और बहुत सारे, आपको बता दूं, जब ये पूरी बस्ती बसी थी तो ऐसा नहीं है 2000 लोगों को पहले दिन पट्टा दे दिया गया था, नहीं, पट्टे तो मात्र 500 लोगों को उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट में 1910 में दिए गए होंगे। धीरे धीरे यहाँ पर चेयरमैन आते रहे, धीरे धीरे टाउन एरिया में यहाँ पर नगर पंचायत हुई, ये सब चलता रहा, धीरे धीरे प्लानिंग होती थी और पट्टे दे दिए जाते थे। आज हाँ, और मैं आपको एक बात और मैं आपको मेंशन कर दूं, मलिन बस्ती एक्ट की बात आती है। सन 2016 में मलिन बस्ती का एक्ट आता है और 582 नोटिफाइड मलिन बस्तियां घोषित कर दी जाती हैं। हल्द्वानी में भी 22 मलिन बस्तियों को नोटिफाइड किया गया, जिसमें से 5 बस्तियां ये वो जगह है जहां पे इस इलाके को अतिक्रमित कोर्ट के आदेश के मुताबिक कहा जा रहा है। इन 5 बस्तियों को रखा जाता है। इसी बीच देहरादून की रिस्पना नदी पर जो बस्तियां बसी थी वो अवैध उनको कहा गया, और हाई कोर्ट उत्तराखंड का एक ऑर्डर आता है कि देहरादून के अंदर जितने भी अतिक्रमण है या अवैध बस्तियां हैं उनको हटा दिया जाए। बीजेपी की सरकार थी, उन कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट सरकार एक अध्यादेश लेकर आती है। अध्यादेश में स्पष्ट लिखा है कि सिर्फ वो देहरादून की रिस्पना नदी पर बसी बस्तियां ही नहीं, उत्तराखंड की 582 मलिन बस्तियों को इस ऑर्डर से प्रोटेक्ट किया जाता है। वो 3 साल के लिए ऑर्डर था। तो जो यहाँ के जो सरकार के अधिकारी थे उन्होंने हाई कोर्ट में हलफनामे के साथ और तमाम एप्लीकेशन के साथ उसको दर्ज कर दिया। वो ऑर्डर 3 साल तक रुक गया। 3 साल के, अब तो उसके अंदर स्पष्ट लिखा था कि या तो हम 3 साल में इनका रिहेबिलिटेशन कर देंगे और या फिर इनको नियमित कर देंगे। 3 साल में सरकार कर नहीं पाई तो इन्होंने उसको एक्सटेंड किया और 3 साल का एक बार और एप्लीकेशन हाईकोर्ट में लगा दी गई, तो 2024 तक। और इसको भारतीय जनता पार्टी ने पूरे उत्तराखंड के अंदर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर स्पष्ट तौर पर लिखा है कि मलिन बस्तियों के मामलों को सन 2024 तक टाल दिया गया, यानी कि उनका कुछ नहीं होगा। अब आज सवाल शुरू होता है कि जब उत्तराखंड हाई कोर्ट में जब इस मामले पर सुनवाई शुरू होती है तो क्या सरकार को नहीं मालूम है? सरकार अपने उस अध्यादेश का जिक्र इस ऑर्डर में क्यों नहीं करती और जाकर क्यों नहीं कहती कि हमने इन 582 मलिन बस्तियों को हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ प्रोटेक्ट कर रखा है, सुनवाई बंद होनी चाहिए। लेकिन अभी कोई बता रहा था कि मलिन बस्ती का दर्जा इससे यस, मैं आपको वहीं आ रहा हूँ। अब वो जो सरकार ने 2024 तक कर दिया गया है तो उसमें प्रोसेस शुरू होती है, पूरे उत्तराखंड के अंदर सर्वे शुरू होता है, हल्द्वानी में भी सर्वे शुरू होता है। और मैं आपको बता दूं, मलिन बस्ती एक्ट में साफ लिखा है
वो जमीन जिसको मलिन बस्ती घोषित किया गया है, वो रेलवे की जगह पर हो, वो रक्षा मंत्रालय की जगह पर हो, वो नजूल लैंड हो, या उसका मामला न्यायालय में विचाराधीन हो, इन सब के बावजूद भी उसको मलिन बस्ती से अलग नहीं किया जा सकता। ये उसका एक्ट कहता है। पंडित दीनदयाल नीति बन गई थी सन 2011 में, क्योंकि लंबे समय से। लेकिन डीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनती है, वो 5 जमीनों को न्यायालय का नाम लेकर सर्वे से अलग कर देते हैं, तो एक्ट की ही मुखालफत करते हैं। दूसरा, 5 जमीन मतलब ये इलाका भी, ये इलाका जो 5 जमीन है, यानी कि हल्द्वानी की 22 में से 17 को तो शामिल किया जाता है, लेकिन मलिन 5 बस्ती में शामिल रह गया, 5 को अलग कर दिया सर्वे से। नोटिफाइड मलिन हाँ, बस्ती हाँ, निकाल ले सकते जीवन में कभी, जो हाँ, कागज में लिख दिया गया, सर्वे। लेकिन सर्वे से, क्योंकि सर्वे के बाद ही तो उसका नफे उसको मिलेंगे कि उनको पुनर्वास किया जाएगा या उनको नियमित किया जाएगा। सर्वे से इनको निकाल दिया जाता है न्यायालय का नाम लेकर, जबकि उसी एक्ट में स्पष्ट लिखा है कि अगर न्यायालय में भी विचाराधीन मामला हो तो उसको हटाया नहीं जा सकता। तो ये क्यों निकाल दिया आपके हिसाब से सर्वे से? ये सीधे सीधे तौर पर मुझे स्पष्ट तौर पर एक साजिश का हिस्सा लगता है, क्योंकि जब साजिश का इसके अंदर हिस्सा लगता है, एक षड्यंत्र का हिस्सा लगता है।